अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं डबल एंगल स्ट्रट पे ही, बट नाउ वील डू द डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द डबल एंगल स्ट्रट्स। इससे पहले भी हमने डबल एंगल स्ट्रट्स का एक क्वेश्चन किया हुआ था, बट दैट वाज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डबल एंगल स्ट्रट्स, जिसमें हमने दो केसेस किए थे, ऑन द आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के वीडियोज़ की प्ले लिस्ट है, यू कैन फाइंड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप सारे वीडियोज़ लिस्ट वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना डबल एंगल स्ट्रट का डिजाइन। Question goes like this, that design a double angle discontinuous strut to carry a factored load of 135 kilonewton. Okay, so we have a factored load. Fine, this factored load is also called as design load. ठीक है, अगर यहाँ पे हमें सर्विस लोड देके होता या वर्किंग लोड देके होता तो हमें इस लोड को फिर मल्टीप्लाई करना था 1.5, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन हमें देके ही है फैक्टर्ड लोड, मींस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रट इज 3 मीटर्स। तो जो हमारा स्ट्रट है इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ 3 मीटर्स है। द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ गसेट प्लेट। तो जो हमारा एंगल है दिस इज प्लेस्ड ऑन, जिस तरह हमने ये वाला केस देखा था, इफ आई शो यू दिस, this is the struts are placed, the angles are placed back to back on opposite side of the gusset plate. It is somewhat like this. ठीक है, ऐसे वाला कुछ केस है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स द गसेट प्लेट पे हमारे ये दो एंगल्स प्लेस्ड हैं। ओके, वील स्टार्ट। सबसे पहले हम गिवन अपना लिख देंगे। तो हमारा जो फैक्टर्ड लोड है इट इज 135 किलो न्यूटन। फाइन, हम इसको न्यूटन में भी लिख लेंगे, दैट इज 135 इंटू 10 raised to the power 3, एंड द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 3 meters, दैट इज इक्वल टू 3000 mm। ओके, अब हमारा स्टेप 1, हमें जरूरत क्या होती है जब भी हम अपने कंप्रेशन मेंबर्स डिजाइन करते हैं। सो व्हाट बेसिकली डू वी नीड, हमें लास्ट पे फाइनली फाइंड क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है पीडी। एंड व्हाट इज पीडी? पीडी इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर, एंड वी नो दैट पीडी इज इक्वल टू AE इंटू FCD। ये मैंने आपको बोल दिया है, ये वाली फॉर्मूला हमें मिलेगी पेज नंबर 34 ऑफ IS 800 पे। ठीक है, तो हमें पीडी इज इक्वल टू AE इंटू FCD निकालना है। लेकिन सिंस दिस इज द डिजाइन क्वेश्चन, इसमें हमें अपना डबल एंगल स्ट्रट जो है वो डिजाइन करना है, इट मीन्स हमें इसमें AE निकालना है। सो वी विल रिप्लेस AE बाय AR, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। फाइन, तो AE नहीं लिखिएगा आप, अब जो हम कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं उसमें आप AR रखिएगा नाम एरिया का, दैट इज A रिक्वायर्ड। अब हम जाएंगे, आप पेज नंबर 20 और टेबल नंबर 3 देख लीजिए। Here we go. So this table number 3 on page number 20 says that a member carrying compressive loads resulting from dead loads and imposed loads, इसका जो maximum effective slenderness ratio है it should not exceed 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है that हमारा जो slenderness ratio है, this lambda, that is equal to effective length divided by minimum radius of gyration, and I recently got to know that this is not called gyration, this is called gyration. Okay, so lambda is equal to KL by R minimum and it should not be greater than 180. Fine, तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंस वी डू नॉट नो AE, वी डू नॉट नो FCD, वी ओनली नो PD। ठीक है, इसका मतलब इन दो चीजों में हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, एंड हम अज्यूम इन दो चीजों में FCD करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें AE निकालना होता है ताकि हम फिर इसको कंपेयर कर सके उस एरिया के साथ जो फिर हम स्टील टेबल में फाइंड करेंगे। ठीक है, वो आप आगे जाके देखोगे। फिलहाल वी आर ऑन स्टेप 1 वेयर वी नीड टू फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो ये देख लीजिए, आप FCD अज्यूम कर सकते हो बिटवीन 60 to 120। हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे 75 MPa, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, वील अज्यूम 75 MPa और 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइन, इसके बाद वी नो दैट PD इज इक्वल टू AR इंटू FCD। ओके, और AR इज इक्वल टू PD बाय FCD। PD हमें क्वेश्चन में देके है 135, हेयर वी हैव दिस 135 जो हमने गिवन में लिख लिया है। So this is 135 into 10 raised to the power 3 divided by FCD, जो कि हमने अज्यूम क्या किया 75। ठीक है,
So when we evaluate it, our required area comes out to be 1800 mm square, और we'll convert it into centimeters, क्योंकि हमारा जो स्टील टेबल है वो हमें एरिया देता है इन सेंटीमीटर स्क्वायर. So we'll convert this 1800 mm square into centimeters. So we'll divide it by 100 and we'll get 18 centimeters square. Fine. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ सेक्शन. इसमें हमें क्या देखना है, हमने, आप देख लीजिए, हमने रिक्वायर्ड एरिया निकाला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वील सी कि हमारे स्टील टेबल में हम कैसे कोई ऐसा सेक्शन फाइंड करेंगे जो कि हम यूज कर सकते हैं एज आवर आईएसए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में देखे हैं ये वाला केस, दैट इज 2 एंगल्स कनेक्टेड बैक टू बैक. ठीक है, द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक, यहां पर आप देख सकते हो. लेकिन हमें ये नहीं बोल के हैं दैट क्या ये एंगल्स इक्वल है या अनइक्वल है. ठीक है, तो आप ये किसी में भी देख सकते हो, इक्वल एंगल्स में भी देख सकते हो, अनइक्वल एंगल्स में भी देख सकते हो, इट्स अप टू यू. तो हम इसमें देख लेते हैं. हम इसमें क्या देखेंगे, अब देख लीजिए, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आया था, इट वाज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हम इस स्टील टेबल में से ऐसा एंगल सेक्शन ढूंढेंगे जिसमें हमारा एरिया ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आए. ठीक है, इफ वील जस्ट सी सेक्शनल एरियाज में देख रही हूं, हम देख रहे हैं, बट मान लीजिए हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप 20 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हो. बट मैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 यूनिट ज्यादा देखूंगी, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी कैन ऑल्सो कंसिडर 18.5, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजाइन कि आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो इसमें. ठीक है, बट मैं 18 से 1 यूनिट ज्यादा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर ढूंढूंगी कहां पर मुझे मिलेगा, और वही एंगल सेक्शन में कंसिडर करूंगी. ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा सेक्शनल एरिया कहां पर, कुछ 19 है, वी हैव 19.52 एंड दिस इज ISA 65 और हम दिस इज 8. ओके, सो दिस इज ISA 65, 8. यही 2 एंगल सेक्शंस हमें यूज करने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखे हैं द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन द ऑपोजिट साइड्स. ठीक है, तो जो हमारे एंगल्स हैं these are placed back to back somewhat like this. ये एक एंगल सेक्शन, ये एक एंगल सेक्शन, बीच में गसेट प्लेट. तो हम 2 एंगल सेक्शंस यूज करेंगे 65 क्रॉस 65 क्रॉस 8 का, जिसका हमारा एरिया जो है दैट इज 19.52 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो 18.58 भी, दैट इज आई से 80 क्रॉस व्हाट इज दिस 6. ठीक है, सो इट्स योर चॉइस, आप क्या लोगे. तो मैं ये ले रही हूँ 65 क्रॉस 8, जिसका मुझे एरिया 19.52 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. तो जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलेंगे AE. ओके, वील कॉल दिस एरिया एज AE, दैट इज द सेक्शनल एरिया. ओके, ये हमने रिक्वायर्ड एरिया लिखा था, दिस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर वाज आवर रिक्वायर्ड एरिया, एंड नाउ आवर एक्चुअल एरिया जो हमने सेक्शन कंसिडर किया उसका एरिया वील नेम दैट एज AE. तो वो हमने लिया 1952 mm स्क्वायर और 19.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये this 19.52 centimeter square. Fine. Hence A is equal to 1952 mm square. अब इसमें हम रेडियस ऑफ जायरेशंस नोट कर लेंगे. तो देख लीजिए, सबसे पहले हम रेडियस ऑफ जायरेशन देखेंगे. यहां पर दिस इज RXX एंड दिस इज 1.96 सेंटीमीटर्स. When we'll convert it into mm, we'll get 19.6 mm. ठीक है, so like this, R minimum is equal to RX is equal to 1.96 सेंटीमीटर्स और 19.6 mm. अब हमें RYY भी देखना है ताकि हम फिर देख सके कि मिनिमम हमारा कौन सा मिलेगा. RYY के लिए हमें ये वाला टेबल देखना होता है. So we have there 65 और हमारा रो कौन सा था, हमारा रो था 3rd. ओके, यहां पर भी हम 3rd रो देखेंगे. अब 65 एंड दिस इज आवर 3rd रो. इसमें अब हमें RYY कंसिडर करना है, लेकिन हमें पता क्या होनी चाहिए, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट, मतलब जो बैक टू बैक डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 एंगल्स, ये हमें पता होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, अज्यूम करेंगे दिस बैक टू बैक थिकनेस टू बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर की थिकनेस जो है वो कंसिडर करेंगे गसेट प्लेट की. तो उस हिसाब से हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट YY एक्सीज आता है दैट इज 3.09 सेंटीमीटर्स और 30.9 mm. तो जब हम RXX और RYY को कंपेयर करेंगे, RXX हमारा मिनिमम आता है, सो आवर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन लाइज अलोंग XX एक्सीज दैट इज 19.6 mm.
ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब हम तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं, चेक फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, अब हम सारा वैसे ही प्रोसीजर करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। वील फाइंड FCD, देन वील फाइंड PD, फिर हम वो कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ्स। दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो स्लेंडरनेस रेशियो चेक कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू KL by R minimum, where KL is the effective length and R minimum is the minimum radius of gyration. ओके, तो KL के लिए इफेक्टिव लेंथ के लिए हम किस क्लॉज में जाएंगे? वील गो इन टू द क्लॉज 7.5.2.1। तो मैं आपको दिखाती हूं कहां पर ये क्लॉज है। ये देख लीजिए, ये हमारा क्लॉज है 7.5.2.1। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी वहां पर आपने ये देखा होगा दैट मैंने इसका एक कंसाइज टेबल बना के रखा था, कुछ ऐसा ये टेबल हमने बना के रखा था। तो इस टेबल में अब हमें ये टेबल यहां पर ये नॉलेज यही वाली है, ठीक है, जस्ट दैट इट इज इन द टैब्यूलर फॉर्म। ओके, तो अब क्या हमें इसमें फाइंड करना है? हमारे क्वेश्चन में जो हमें देखे हैं दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। ओके, तो हमारा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है एंड इट इज प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द गसेट प्लेट। तो यही रिक्वायरमेंट हम यहां पर अपनी ढूंढेंगे। दिस इज आवर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट and the double angles are placed on either side of the gusset plate। और discontinuous strut में हमारा क्या है, अगर डबल एंगल्स है हमें तो हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है वो एक ही आएगी ऑन बोथ केसेस, चाहे आपका आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट हो या ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट आपके एंगल्स प्लेस्ड हो। ठीक है, तो हमारा 0.7L to 0.85L इफेक्टिव लेंथ ऑफ द इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी हमारी इसके बराबर। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? वील गो टुवर्ड्स द हायर लिमिट, हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे 0.85L। ठीक है, ओके, सो हेयर वी हैव KL इज इक्वल टू 0.85L। सो 0.85L इज इक्वल टू 3000। यहां पर देख लीजिए हमारा L यहां पर है, दिस इज आवर L 3000 mm। ठीक है ना, तो हमें इफेक्टिव लेंथ ढूंढनी थी, वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे हम लेते हैं। सो KL इज इक्वल टू 0.85L, 0.85 इंटू 3000 mm। सो वी गेट इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रट 2550 mm। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? लैम्डा हम फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू भी मिल गया और हमारे पास मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन भी है। सो लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। सो वी हैव इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू 550 mm divided by minimum radius of gyration we have along XX that is 19.6 mm। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो आ जाता है 130.1। एंड एज आई टोल्ड यू ये वाला जो हमारा टेबल है जो मैंने आपको अभी दिखाया था कुछ टाइम पहले, उस टेबल के हिसाब से हमारा जो दैट टेबल नंबर 3 ऑन पेज 20, उस हिसाब से हमारा लैम्डा जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180। तो सिंस हमारा यहाँ पर वैल्यू 130.1 आया, इट्स नॉट ग्रेटर देन 180, हेंस गुड, हमारा जो सारा प्रोसीजर है वो ठीक जा रहा है। अगर यहाँ पर आपको एक ग्रेटर देन 180 आ जाता तो आपको सारा प्रोसीजर नए से करना पड़ता, आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एरिया देख लेना था, फिर मींस 2022 तक चले जाना था या कुछ और अकॉर्डिंगली आपको फिर चेंजेस करने थे, कोई और सेक्शन अज्यूम करना था। तो आपका फिर ये मतलब आपको सारी वो चीजें करनी है जहां पर आपका ये जो लैम्डा है इट शुड बी लेस देन 180। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जब हम डिजाइन प्रॉब्लम्स करते हैं वहां पे हमें जरूरी क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन करना पड़ता है, एनालिसिस प्रॉब्लम में नहीं करना होता। तो हम जाएंगे पेज नंबर 18 पे, टेबल नंबर 2 पे। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 18 एंड टेबल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना है? हमें सिलेक्शन ऑफ सेक्शन करना है। मतलब क्या? हम देखेंगे कि हमारी ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, दिस सिंगल एंगल और डबल एंगल विद द कंपोनेंट सेपरेट, एक्सियल कंप्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वाला आपको ये 3 केसेस जो है चेक करने हैं। दैट इज B/T शुड बी लेस देन 15.7 एप्सिलॉन, D/T शुड बी लेस देन 15.7 एप्सिलॉन एंड B+D/T शुड बी लेस देन 25 एप्सिलॉन। तो चलिए हम ये कर लेते हैं। B/T, what is our B? B is 65 and our T is 8, क्योंकि हमने जो सेक्शन अज्यूम किया था that was 65 क्रॉस 65 क्रॉस 8, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हमने ये वाला सेक्शन अज्यूम किया था। मान लीजिए दिस इज B, दिस इज D, दिस इज T।
ठीक है, तो हमारा b कितना है, दिस इज 65, हमारी थिकनेस कितनी है, दैट इज 8, सो दैट कम्स आउट टू बी 8.125 विच इज लेस देन 15.7 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू माइंडेड दैट एप्सिलॉन का वैल्यू 1 है, बिकॉज वी नो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 250 बाई एफ वाई, सो अंडर रूट ऑफ 250 बाई एफ वाई। एंड अगर हमें क्वेश्चन में नहीं देखे हैं कि हमारा क्या है, व्हाट स्टील वी आर यूजिंग, सो वील कंसिडर FE 410 एंड वी नो दैट फॉर FE 410 आर FY इज इक्वल टू 250, सो व्हेन वी गो फॉर एप्सिलॉन वी हैव एप्सिलॉन इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 250, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने एप्सिलॉन यहां पर 1 कंसिडर किया क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं दैट वी आर यूजिंग FE 410 स्टील। ओके, so this is here। उसके बाद d by t 65 by 8 that is also equal to this 8.125 and it is also less than 15.7। दो कंडीशंस ठीक हो गई हमारी। उसके बाद तीसरी कंडीशन b plus d divided by t should be less than 25 epsilon, that is 65 plus 65 by 8 that is equal to 16.25 less than 25। तो तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई which means that our section is semi compact। okay, इसके बाद अब हम strength of section ढूंढेंगे। वी हैव टू फाइंड दिस FCD नाउ, क्योंकि हमारे पास लैम्डा का वैल्यू भी आ गया, हमें स्लेंडरनेस रेशियो भी पता है, उसके बाद हमें अपना FY भी पता है, तो अब हम क्या और हमें FCDs पता है फॉर मान लीजिए हमारे पास लैम्डा जो है, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास आ गया है 130.1। अगर आपको याद हो हम टेबल्स कंसिडर करते हैं, उसमें हम एक वैल्यू अबाव और एक वैल्यू बिलो लेते हैं। फॉर एग्जांपल वील कंसिडर वन लैम्डा, एक लैम्डा का वैल्यू हम लेंगे 130, दूसरे लैम्डा का वैल्यू हम लेंगे 140। तो उस टेबल में हमें 130 के लिए FCD का वैल्यू ढूंढना होता है एंड 140 के लिए FCD का वैल्यू ढूंढना होता है। फिर हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं और हमें FCD का वैल्यू इस वाले स्लेंडरनेस रेशियो लिए मिल जाता है। आई शो यू दैट नाउ। हम चले जाएंगे टेबल नंबर 9C में, तो खोल लीजिए पहले आप टेबल नंबर 9C। ये हमारा टेबल नंबर 9C है जो कि पेज नंबर 42 पे है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये जान लिया था दैट द बकलिंग क्लास फॉर एंगल सेक्शंस इज C। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बोल दिया, आप प्लीज वो लेक्चर्स देख लीजिएगा जहां पर हमने डबल एंगल स्ट्रट का डिजाइन प्रोसीजर डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारा टेबल नंबर 9C है। अब आप ये टेबल बना दीजिए। ओके, मेंटेन योर नोट्स, फाइन। सो हम ये टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे दो कॉलम्स होंगे। एक कॉलम में आप KL/R मिनिमम दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो लिख लीजिए और दूसरे में आप FCD लिख लीजिए। अब KL/R मिनिमम के तीन वैल्यू जो आपको लिखने हैं, नेम देम A, B, C, और FCD के जो आपको वैल्यूज लिखने हैं, नेम देम X, Y, Z। ठीक है, तो जो B है, B के कोरेस्पॉन्डिंग आप लैम्डा का वैल्यू लिख लीजिए जो आपको इवेल्युएट करके आया था, दिस 130.1। ठीक है, तो लिख लिया हमने। ये हम सारा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंटरपोलेशन कर सकें। ओके, क्योंकि इस ग्राफ में 130.1 फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो 130.1 यू डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ FCD। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटरपोलेट। तो इसमें आपको 10 यूनिट्स की डिफरेंस पे मिल जाते हैं वैल्यूज। तो आप 130.1 के एक वैल्यू ऊपर लोगे एंड एक वैल्यू बिलो लोगे। ओके, तो 130.1 का एक वैल्यू जो लेसर देन दिस वील टेक 130 and greater than 130.1 we'll take 140 because this 130.1 will lie between 130 and 140। ये इन दोनों के बीच में हमारा 130.1 लाई करेगा। ठीक है, तो जो हमारा 130.1 के लिए FCD है, we have to find that and let's keep that Y। 130 के लिए FCD हमें इस टेबल से मिल जाएगा। देख लीजिए, दिस इज आवर 130 एंड आवर FY इज 250 एज आई टोल्ड यू हाउ। ठीक है, क्योंकि हम FE 410 यूज कर रहे हैं। तो 130 के लिए हमारा जो FCD है इट इज हेयर 74.3। ठीक है, तो लिख लीजिए x इज इक्वल टू 74.3। और अब हमें 140 के लिए देखना है FCD का वैल्यू। हेयर वी हैव 140, यहां पर आ गया दिस इज 66.2। तो Z की जगह आप 66.2 लिख लीजिए एंड देन पुट इट इन दिस फॉर्मूला दैट इज Y इज इक्वल टू X माइनस B माइनस A, X माइनस Z डिवाइडेड बाई C माइनस A। So we have 74.3, मतलब you have to put these values into this formula. Okay, so 74.3 minus 130.1 minus 130, that then 74.3 minus 66.2 whole divided by 140 minus 130.1, and when you evaluate this
यू विल गेट FCD इज इक्वल टू Y, मतलब जो ये वाला स्लेंडरनेस रेशियो है दैट इज 130.1, इसके लिए आपको मिल गया FCD का वैल्यू 74.20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपके पास AE भी है जो आपने स्टील टेबल से निकाला, आपके पास FCD भी है, अब आपको क्या फाइंड करना है, PD। ओके, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। Now PD is equal to A into FCD. A is equal to 1952. A हमारा 1952 है। यहां पर आप एक चीज ध्यान में ये रखिएगा कि कहीं आप रिक्वायर्ड AE ना ले लो, ठीक है। आई विल शो यू। ये देख लीजिए, आपने रिक्वायर्ड एरिया रखा था 1800 mm स्क्वायर और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आपने स्टील टेबल से जब ढूंढा तो आपने AE निकाला था 1952। सो हेयर यू हैव टू बी कॉशियस कि कहीं आप AR ना डाल दो इस फॉर्मूला में। ओके, यहां पर आपको AR का वैल्यू नहीं पुट करना, AE का वैल्यू पुट करना है जो आपने स्टील टेबल से फाइंड किया था। तो स्टील टेबल से हमने ये वाला एरिया फाइंड किया था 1952, सो वी विल पुट हियर 1952 मल्टीप्लाइड बाय FCD दैट इज 74.20, FCD कोरेस्पॉन्डिंग टू द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ 130.1। फाइन। तो ये जब हम इवेल्युएट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 144,877 न्यूटन, और व्हेन वील कन्वर्ट इट इनटू किलो न्यूटन वील फाइंड 144.8 किलो न्यूटन। सो दिस इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर टू इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स 65x8, ठीक है। और जो ये वाली डिजाइन स्ट्रेंथ है हमारी, दिस इज ग्रेटर देन दिस डिजाइन स्ट्रेंथ, इट मीन्स वी आर गुड टू गो, ठीक है। अगर ये लेस देन आ जाती हमारी 135 से, इट मीन्स हमें सेक्शन रीडिजाइन करना था तब तक जब तक हमारी ये डिजाइन स्ट्रेंथ ग्रेटर ना आ जाती गिवन डिजाइन स्ट्रेंथ से। ओके, बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू वर्क ऑन द सेफर साइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ बिल्ट अप कॉलम की।